हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू येट अनदर वीडियो। पिछले वीडियोस में हमने कुछ परसेंटेज चैप्टर से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चंस किए थे जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आए थे। आज भी हम वैसा ही कुछ करने वाले हैं। कुछ क्वालिटी क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। आप भी मेरे साथ साथ सॉल्व करिए। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स मूव इनटू द क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, इन अ हिस्ट्री एग्जामिनेशन, ठीक, इन अ हिस्ट्री एग्जाम द एवरेज फॉर द एंटायर क्लास, द एवरेज फॉर द entire class was 80 marks, ठीक है। if 10% of the students scored 95 marks, ठीक, 20% scored 90 marks, 20% scored 90 marks. What is the average marks of the remaining student of the class? What is the average marks of the remaining students of the class? Remaining students of the class, ठीक। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाने का के ऊपर ये मजबूर करेगा, ठीक है। एक बार वीडियो को पॉज करो, पढ़ो एक बार क्वेश्चन को, उसके बाद सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसके ऑप्शंस मैं आपको दे देता हूँ। 65.5, बी है आपका 72.5, सी है आपका 75 और डी है आपका T5, ठीक। इसको सॉल्व कर लो एक बार। तो आपने ट्राई किया होगा। लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम हियर। देखो सवाल एक बार ध्यान से पढ़ो। इन एन एग्जामिनेशन, हिस्ट्री एग्जाम जो भी है, द एवरेज फॉर द एंटायर क्लास वाज 80 मार्क्स। एंटायर क्लास का एवरेज था 80 मार्क्स। इफ़ 10% ऑफ द स्टूडेंट्स स्कोर्ड 95 मार्क्स, 20% स्कोर्ड 90 मार्क्स, व्हाट इज़ द एवरेज मार्क्स ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट ऑफ द क्लास। तो यार एक चीज़ आपको पता है ना कि सपोज एक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं और सब ने 80 मार्क, मतलब सबका एवरेज मार्क्स अगर 80 है ना, पूरे क्लास का एवरेज मार्क्स अगर 80 है, तो टोटल मार्क्स सब पूरे स्टूडेंट्स का एवरेज मार्क्स आप अगर जोड़ोगे तो वो कितना आएगा? 80 इंटू एक्स आएगा, है ना। ऐसा ही होगा ना। जैसे मैं आपको बताऊं कि आपने सपोज एक एग्जामिनेशन जिसमें आपने 40 मार्क्स, 100 मार्क्स में से 40 मार्क, 50 मार्क, 60 मार्क, 70 मार्क, 80 मार्क, ठीक है, आउट ऑफ 100, इसमें 100, इसमें 100 मार्क्स का, इसमें 100 मार्क्स का, इसमें 100 मार्क्स का, इसमें 100 मार्क्स का, मतलब टोटल आपने 500 मार्क्स में इन सब का सम करोगे तो कितना आएगा? ये आएगा 60 इंटू, ये 300 मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब इसका एवरेज क्या होगा? आपने पाँचों सब्जेक्ट का जो एवरेज है वो एवरेज मार्क्स क्या आएगा? 300/6 आएगा, सॉरी 5 आएगा, क्योंकि 5 सब्जेक्ट तो 60 मार्क्स है ना, यही है ना, क्योंकि 40, 50, 90, 150, 220, 300, ठीक। तो 300 मार्क्स आपने उठाए आउट ऑफ 500 मार्क्स, और आपका एवरेज मार्क्स अगर मैं बोलूँ तो सबका सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, यही होगा ना। तो टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स आपके 5 है, सबका सम अगर आपका 300 है, तो इसका एवरेज मार्क्स आया आपको 60, ठीक है। तो अगर आपको बोल रहा है कि एवरेज मार्क्स अगर 80 है और मेरे क्लास में एक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, तो टोटल मार्क्स मेरे क्लास के कितने होंगे? 80 इंटू एक्स, वही होगा ना, वही जो एवरेज इंटू टोटल सब्जेक्ट्स, वही मेरा टोटल मार्क्स होगा, यही जैसे यहाँ से हो रहा है ना। उसी तरह यहाँ पे 80 इंटू एक्स होगा। उसमें और क्या बोल रहा है? 10% ऑफ द स्टूडेंट्स स्कोर्ड 95 मार्क्स। 10% ऑफ स्टूडेंट्स मतलब 0.1 इंटू एक्स, ये 10% ऑफ द स्टूडेंट्स स्कोर्ड 95 मार्क्स। तो ये एक कुछ 10% जो लड़के थे उनका जो सम ऑफ मार्क्स है वो 9.5x आएगा, है ना। और आगे क्या बोला? 20% स्कोर्ड 90 मार्क्स, 20% मतलब 0.2 ऑफ एक्स स्कोर्ड 90 मार्क्स, मतलब ये इसको मैं करूँगा तो ये आएगा 18x, है ना, 18x आएगा। अब बच कितने गए? यहाँ 10% गए, यहाँ 20% गए, तो बचे कितने? 70%, है ना। तो 70% ऑफ x, ये टोटल लड़के हो गए, उनका एवरेज मार्क्स, इनका एवरेज सपोज a है, ठीक है। तो इन सब का अगर मैं सम करूँगा तो ये मेरा 80x आना चाहिए ना, जाहिर सी बात है ना। टोटल मार्क्स ही तो है ये, इसका सम करूँगा तो यही तो आएगा टोटल मार्क्स। तो मेरा इक्वेशन क्या बन रहा है? 80x इक्वल टू 9.5x प्लस 18x प्लस 0.7x इंटू ए, है ना। ए मेरा एवरेज मार्क्स जो ये पूछ रहा है, इसको मैंने ए मान लिया, ठीक।
तो यहाँ पे मैं करूँगा तो 80x माइनस 9.5x माइनस 18x डिवाइडेड बाई 0.7 इंटू एक्स इक्वल टू ए होगा। ठीक, तो यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूँगा तो ये कितना आएगा, 80 माइनस 18 आएगा मेरा 62 माइनस 9.5 आएगा ये 62 माइनस 9.5 आएगा 52.5 x बाई 0.7 x, तो ये 525/7 ये निकल के आएगा, इसका मैं वो करूँगा तो 75, तो मेरा आंसर क्या आएगा 75। ठीक है, ये था आंसर, ऐसे करना था इसको। ठीक है, ये किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं आया, ये किताब से मैंने लिया है, पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, मतलब आपके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से टेस्ट करता है। ठीक, तो ऐसे सॉल्व करना होता है। देखो एग्जाम टाइम में अगर आपने इसको एक बार रीड किया, आपको दिमाग में अगर हिट नहीं हुआ तो ये आपका बहुत ज़्यादा टाइम खा सकता है। ये हमेशा याद रखना कि कई बार ऐसा होता है ना कि हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं एग्जाम में और हमारे ईगो पे ले लेते हैं कि अरे यार ये सॉल्व मेरे से कैसे नहीं हुआ, उसके चक्कर में ना आप ये सॉल्व तो शायद कर लोगे, 5 मिनट लगा के कर लोगे, पर 5 मिनट में आपने ये तो देखो कि आपके पास टाइम लिमिटेड है। आप ज़रूरी नहीं है ये सवाल मतलब आपने कर लिया तो आप ये सवाल आपने सॉल्व कर लिया, पर एग्ज़ाम में आप फेल हो गए। क्यों? क्योंकि आपने उस 5 मिनट में हो सकता है आप 5 आसान सवाल और कर लेते, कंपेयर टू एक सवाल को आपने 5 मिनट दिए, उस 5 मिनट में शायद आप 5 सवाल कर लेते जो आसान होते, तो आपका टाइम वेस्ट हुआ। तो आप एग्ज़ाम आवर्स के बाहर अगर सवाल कर रहे हो तब तो करना ठीक है, तब तो आपके ऊपर टाइम का प्रेशर नहीं है, पर अगर यही चीज़ आप एग्ज़ाम में कर रहे हो तो आप अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो सकता है कि आप मतलब ये एग्ज़ाम ना निकाल पाओ ऐसे सवालों के चक्कर में। ये सवाल वही कर सकता है जिसके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं, है ना, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है ये, थोड़ा सा एवरेज वगैरह जो कोई चैप्टर्स हैं ना उनके सवाल जिन्होंने किए होंगे वो ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। पर जो लोग एवरेज जो एवरेज वाला चैप्टर है उसमें अगर कॉन्सेप्ट्स थोड़े से गड़बड़ हैं तो यहाँ पे दिक्कत होगी। तो यू हैव टू हैव द एंटायर, मतलब जो भी सिलेबस के सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं या चैप्टर्स हैं सॉरी, उन सबको आपको मतलब कॉन्सेप्चुअली क्लियर होना पड़ेगा, तभी आप मतलब एग्ज़ाम में जाके सारे सवाल को कर पाओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा सवाल था ये, मतलब एग्जामिनेशन स्टैंडर्ड से देखा जाए तो। ठीक, तो मैं आगे बढ़ता हूँ और अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है ए स्कोर्ड 30% मार्क्स and failed by 15 marks। ठीक, B scored 40% marks and obtained 35 marks more than those required to pass। The pass percentage is, ऐसे लिखता हूँ, percentage is A 33%, B 38%, C 43%, D 46%। ठीक है, तो ये मेरा सवाल है। वीडियो को पॉज करो, एक बार गो थ्रू करो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ठीक, अच्छे सवाल हैं ये। ठीक है, मतलब ऐसे नहीं है कि मतलब बस देखा और हो जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगेगा यहाँ पे। ठीक, तो वीडियो को पॉज करो, खुद से सॉल्व करो, हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो चलो कोई नहीं, सॉल्व तो करूँगा ही। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक कोई आदमी है जिसने 30% मार्क्स स्कोर किए और फेल्ड बाई 15 मार्क्स, और बी एक और बंदा है जिसने स्कोर किए 40% मार्क्स एंड ऑब्टेन 35 मार्क्स मोर देन दोज रिक्वायर्ड टू पास। द पास परसेंटेज इज। तो सबसे पहले ए का केस लेते हैं। ए का क्या कर रहा है, सपोज़ मेरे टोटल मार्क्स हैं एक्स और पासिंग मार्क्स हैं पी। ठीक, 2 नंबर हैं, एक है मेरा टोटल नंबर ऑफ मार्क्स, एक है पासिंग मार्क्स। यहाँ क्या बोल रहा है, ए ने स्कोर किए 30% ऑफ द मार्क्स मतलब 0.3x एंड फेल्ड बाई 15 मार्क्स, मतलब जो पासिंग मार्क्स है उससे 15 मार्क्स कम मिले हैं उसको। ठीक है, तो P की वैल्यू आई 0.3x प्लस 15। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। ए ने स्कोर किए 30% मार्क्स, 30% मतलब जो टोटल मार्क्स हैं उसके 30%, तो वो तो मैंने निकाल दिया यहाँ पे 0.3x। ठीक, और ये क्या बोल रहा है, फेल्ड बाई 15 मार्क्स, पासिंग मार्क्स अगर मेरे P है तो उसको 15 मार्क्स से वो कम मिले हैं उसको,
तो मतलब मेरे को उसको कितने मिले, p माइनस 15 मिले होंगे, मतलब ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। तो ये मेरा पहला इक्वेशन हुआ, ये मैंने निकाल दिया। दूसरा केस क्या बोल रहा है, बी का केस। बी के केस में कह रहा है कि बी स्कोर्ड 40% मार्क्स, 40% मार्क्स ऑफ व्हाट, टोटल मार्क्स है ना, ये एक्स के 40% उसने उठाया, मतलब ये 0.4x, ठीक है। और क्या कह रहा है, ऑब्टेन 35 मार्क्स मोर देन दोज रिक्वायर्ड टू पास, मतलब जो पासिंग मार्क्स है P उससे 35 मार्क्स मोर ज़्यादा उठाया उसने, मतलब P प्लस 35, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मतलब, P इक्वल टू 0.4x माइनस 35, है ना। अब क्या बोला, द पास परसेंटेज इज, द पास परसेंटेज क्या पता है, वो P की वैल्यू पूछ रहा है, बेसिकली P की वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ पे P और यहाँ पे P दोनों बराबर होंगे, है ना। 0.3x प्लस 15 इक्वल टू 0.4x माइनस 35। अब इनको सॉल्व करना है, x निकालो, तो ये 0.1x इक्वल टू 50 हो जाएगा, तो x इक्वल टू निकला मेरा 500। तो p कितना निकलेगा, p को किसी एक में वैल्यू डाल दो, तो यहाँ पे डाल दो, तो p की वैल्यू निकल के आएगी 0.4 इंटू या 0.3 इंटू एक्स करो, 0.3 इंटू एक्स मतलब 165 आएगा p की वैल्यू, ठीक है। द पास परसेंटेज इज, पास परसेंटेज क्या होगा पता है, पास मार्क्स मेरा 165 और टोटल मार्क्स मेरा है 500, तो पास परसेंटेज क्या होगा, p/x इंटू 100, यही होता है ना, कि टोटल मार्क्स बाई कितने मार्क्स मैंने उठाए या क्या कितने मार्क्स पासिंग हैं, उसी का जो रेशियो होगा इंटू 100 करेंगे तो मेरा पास परसेंटेज होगा, यही है ना। तो 165/500 इंटू 100, तो ये करूँगा तो मेरा 33% आएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये सवाल सॉल्व होगा। अच्छा क्वेश्चन था, एक बार सॉल्व नहीं हुआ तो इसको दोबारा से एक बार क्वेश्चन को पढ़ो, वीडियो को देखो मैंने कैसे सॉल्व किया है, लैंग्वेज को समझो, जो वर्ड उसने दिए हैं, जो वर्ड्स वो यूज़ कर रहा है उसको एक बार समझने की कोशिश करो कि वो कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। एक बार वो समझ में आ गया तब आप क्वेश्चन पे आगे बढ़ सकते हो, वरना यार एग्ज़ाम में अगर ऐसे सवाल अगर समझ में ना आ रहे हैं ना, समझ में नहीं आ रहे हैं, उसको अवॉइड करो, स्किप करो, आगे बढ़ो, इसको लास्ट में देखना है। समझ में आई बात। एग्ज़ाम में लंबे सवालों में सबसे पहले नहीं जूझना है, सबसे पहले जो आसान सवाल है उनको फटाफट सॉल्व करो, जो देख के ही आप अपने आप कर लो उनको सबसे पहले करना है। उसके बाद जब दूसरा आप राउंड लगाओगे, एक राउंड आपने मार लिया, जो आसान सवाल थे वो आपने सॉल्व कर लिए, उसके बाद आपने जब दूसरा राउंड लगाओगे तब उससे थोड़े से आसान सवाल हैं या थोड़े से जो मतलब आसान से थोड़े टफ लेवल पे हैं उनको सॉल्व करो। उसमें भी कुछ ऐसे होंगे जो और ज़्यादा टाइम मांगेंगे, तो आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा। ये आइडेंटिफाई कैसे कर पाओगे, जब आप बहुत ज़्यादा टेस्ट करोगे, टेस्ट लिखोगे, जितने ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ दोगे उतनी आसानी से आप ऐसे सवालों को जज कर पाओगे कि अच्छा ये मेरा टाइम खाएगा, है ना, ये मेरा टाइम लेगा, तो इसको मेरे को बाद में टाइम देना है पर लास्ट में देना है। हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो ये नहीं करना कि उसी में लगे हुए हैं, ठीक है, वो टाइम आपका वेस्ट करेगा। एग्ज़ाम में एक सेकंड कीमती है, ठीक है, तो याद रखना ये चीज़। आगे बढ़ते हैं, चलो। तो मेरा अगला सवाल है 37.5% ऑफ द कैंडिडेट्स इन एन एग्जामिनेशन वेयर गर्ल्स, ठीक है। 75% ऑफ द बॉयज़, 75% of the boys and 62.5% of the girls passed, ठीक है, and 342 girls failed. The number of boys failed was, the number of boys फेल्ड वॉज, ठीक है। घुमा फिरा के पूछा है, थोड़ा सा दिमाग लगेगा इसमें। ऑप्शन बी है 360, ऑप्शन सी है 370, ऑप्शन डी है आपका 380, ठीक है। तो ये सवाल है, एक बार वीडियो को अगेन में बोलूँगा, पॉज करो, पढ़ो, कुछ एक निकालो अपने एंड से, कहाँ तक जा सकते हो ट्राई करो कि सॉल्व करो। हो गया तो वेल एंड गुड, हो गया तो मतलब आपने मतलब चीज़ों को समझना सीख लिया है, दैट्स अ गुड थिंग, दैट्स अ पॉजिटिव साइन। पर अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैं सॉल्व करूँगा ही। चलो सॉल्व ट्राई किया होगा तो अच्छा है। देखो क्या बोल रहा है, 37.5% ऑफ द कैंडिडेट्स इन एन एग्जामिनेशन वेयर गर्ल्स, 75% ऑफ द बॉयज़ एंड 62.5% ऑफ द गर्ल्स पास्ड एंड 342 गर्ल्स फेल्ड, द नंबर ऑफ बॉयज़ फेल्ड वाज। देखो कितना घुमा फिरा के पूछा है इसने,
सबसे पहले मानते हैं कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स वेयर एक्स। अब इसमें क्या बोल रहा है, 37.5% ऑफ द कैंडिडेट्स इन एन एग्जामिनेशन वेयर गर्ल्स। 37.5% ऑफ द कैंडिडेट्स वेयर गर्ल्स। गर्ल्स का मतलब हुआ G = 0.375x होगा, है ना। तो जो नंबर ऑफ बॉयज़ होंगे वो क्या होगा, जो 100% माइनस जो G नंबर ऑफ गर्ल्स है वही होंगे, तो ये 1 माइनस 0.375x करेंगे तो ये निकल के आएगा 0.625x। ठीक, ये मेरे नंबर ऑफ बॉयज़ हैं। अब इसमें क्या बोल रहे हैं, 75% ऑफ द बॉयज़, इसके 75% ऑफ बॉयज़ मतलब 0.75 इंटू 0.625x बॉयज़, एंड 62.5% ऑफ द गर्ल्स, 62.5% ऑफ गर्ल्स, 62.5% ऑफ गर्ल्स मतलब 0.625 इंटू 0.375x। ठीक है, ये गर्ल्स हैं, ये पास हो गए। एंड 342 गर्ल्स फेल्ड, 342 गर्ल्स फेल्ड। क्या मतलब इसका कि अगर इतने गर्ल्स पास हुए, ठीक है, तो कितने गर्ल्स फेल हुए, 37.5% ऑफ गर्ल्स फेल हुए होंगे, है ना। मतलब 0.375 इंटू जी मतलब 0.375 इंटू 0.375x, ये इनका नंबर दे रखा है 342। तो मेरे को क्या निकालना है, द नंबर ऑफ बॉयज़ फेल्ड। ये नहीं निकालना कि मेरे को x निकालना है, x तो निकालना ही है, लेकिन x के आगे द नंबर ऑफ बॉयज़ फेल्ड वास। ये क्या दे रखा है मेरे को, नंबर ऑफ बॉयज़ पास्ट, है ना। मेरे को क्या चाहिए, नंबर ऑफ बॉयज़ फेल्ड। नंबर ऑफ बॉयज़ जो फेल्ड है, पहले तो x निकालो, उसके बाद हम बॉयज़ की बात करेंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या होगी, 342 डिवाइडेड बाई 0.375 इंटू 0.375। देखो एक चीज़ याद रखना, 0.375 को ना हम 3/8 भी लिखते हैं। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। 1/8 की वैल्यू क्या है, 1/4 की वैल्यू क्या है, 1/6 की वैल्यू क्या है, जो ये ना 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, ये चीज़ें एकदम टिप पे होनी चाहिए कि इसकी वैल्यू 1 होगी, इसकी 0.5 होगी, इसकी 0.33 होगी, ठीक, इसकी 0.33 होगी, इसकी 0.25 होगी, 1/5 की वैल्यू 1.2 होगी। देखो 1/5 की वैल्यू 0.2 होगी, 1/6 की वैल्यू 0.166 होगी, 1/7 की वैल्यू होगी 0.14 समथिंग, 1/8 की वैल्यू 0.125 होगी। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो इंटू यहाँ पे 3 करोगे तो ये 0.375 आएगा। ठीक है, ये मेरे को पहले से याद है, मैं ये नहीं बोल रहा कि मैंने मतलब कुछ जादू करके निकाला, नहीं, ये सब चीज़ें मैंने पहले सॉल्व करी हैं, इसलिए मुझे पता है कि अच्छा इसका मतलब ये होता है। ये एक बार आपने प्रैक्टिस कर ली तो ये आपके मतलब नस नस में बस जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसको मैं 342 इंटू 8/3 यहाँ 3 कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं अगर काटूँगा ना तो ये निकल के आएगा 114। ठीक है, 114, हाँ। और यहाँ पे इसको काटूंगा तो ये निकल के आएगा आई थिंक 40 ना 38 निकल के आएगा। ठीक है, तो 38 इंटू 64 करना है, 38 इंटू 64, ठीक, 38 64, तो ये निकल के आ रहा है 152 और ये निकल के आ रहा है 228 शायद, हाँ 228, 2 3 4 2 4 3 2, तो x की वैल्यू निकल के आए 2432। ठीक है, मेरे को क्या पूछा है, द नंबर ऑफ बॉयज़ फेल्ड वास। नंबर ऑफ बॉयज़ तो सबसे पहले निकालो 0.625 इंटू एक्स की वैल्यू 2432, 625 की वैल्यू हो जाएगी, 0.625 की वैल्यू होगी 5/8 2432। इसकी वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो ये 304 आएगा, 304 इंटू 5 आएगा 1520 शायद, एक सेकेंड यार, एम आई राइट, आई थिंक आई एम, यस 1520। तो ये मेरे नंबर ऑफ़ बॉयज़ हैं। इसमें से क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ़ बॉयज़ फेल्ड, पासिंग मेरे 75% हैं, तो फेल कितने हो जाएंगे, 25% ऑफ 1520, मतलब 1/4 ऑफ 1520, ये निकल के आएगा आई थिंक 1520 ना, ये निकल के आएगा 380 मेरा है, हाँ ऑप्शन डी। तो ऐसे सवाल होगा, देखा कितना घुमा फिर आगे पूछा है। तो एग्ज़ाम में ऐसे सवाल तभी बन पाएंगे जब ऐसे मतलब तभी वही ये बंदा सॉल्व कर पाएगा जिसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो। वैसे लोग सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे जो पहले ही मुंह उठा के मतलब मुंह हाथ धोए भी नहीं बस एग्ज़ाम में चले गए, ऐसे नहीं चलेगा। यू हैव टू हैव वेरी गुड प्रैक्टिस। अच्छा सवाल है ये, मतलब
थोड़ा सा आपके दिमाग को पुश करता है कि अच्छा ये पूछा दिया कुछ और है, पूछ कुछ और रहा है ना। तो घुमा फिरा के पूछा, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक, एक और करते हैं। चलो एक लॉलीपॉप कर लेते हैं, बहुत देर से टफ कर रहे थे। टफ तो खैर नहीं मेरे पर, आपके लिए हो सकता है टफ हो। टू सक्सेसिव प्राइस इंक्रीज of 10% each on an article are equivalent to a single price increase of, ठीक, ऑप्शन ए 19%, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन सी 21%, ऑप्शन डी 22%। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, एक बार सॉल्व करो। आसान क्वेश्चन है यार ये तो, आई थिंक इतने दिन से क्वेश्चन कर रहे हो तो ये तो हो जाना चाहिए। ठीक है, एक बार मैं करता हूँ, चलो आपने कर लिया होगा तो बेहतर है। क्या कह रहा है कि टू सक्सेसिव प्राइस इंक्रीज ऑफ 10% ईच ऑन एन आर्टिकल आर इक्विवेलेंट टू ए सिंगल प्राइस इंक्रीज ऑफ। कह रहा है कि एक प्राइस है एक्स, उसको आपने 2 बार 10% से इंक्रीज़ किया। ठीक है, 10% से इंक्रीज़ किया तो 1.1x हो गया। इसको और 10% से इंक्रीज़ किया तो 1.1 इंटू 1.1x, ये निकल के आएगा 1.21x। तो ये कह रहा है कि ये इक्विवेलेंट टू ए सिंगल प्राइस इंक्रीज ऑफ व्हाट, ये 1.21x है, यहाँ पे x है, तो मेरा इक्विवेलेंट इंक्रीज़ क्या है 0.21 ऑफ व्हाट, ऑफ 1, मतलब बेसिकली परसेंटेज में निकालूंगा तो ये निकल के आएगा C 21%। ये किसी SSC एग्जामिनेशन में पूछा गया है। ठीक है, SSC 2010 में। ठीक, इजी क्वेश्चन था यार, ऐसा कुछ नहीं था। ओके, एक और लास्ट सवाल करते हैं आज का। लास्ट सवाल है, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल was first increased by 10% and then again by 20%. ठीक है, if the last increased price be 33, the original price was, अच्छा, if the last increased price was rupees 33, the original price was, the original price was, ऑप्शन ए रुपीज़ 25, ऑप्शन बी रुपीज़ 26.5, ऑप्शन सी रुपीज़ 27.5, ऑप्शन डी रुपीज़ 30। ठीक, इसको वीडियो को पॉज करो, एक बार खुद से सॉल्व करो। ये मतलब बहुत ज़्यादा टफ नहीं है यार, लैंग्वेज का ही खेल है और कुछ नहीं। चलो मैं करता हूँ इसको आगे। ठीक है, इफ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वाज फर्स्ट इंक्रीज बाय 10% एंड देन अगेन बाय 20%, इफ़ द लास्ट इंक्रीज प्राइस वाज इतना, द ओरिजिनल प्राइस वाज। क्या कह रहा है कि x अगर मेरा इनिशियल प्राइस था उसको मैंने 10% से इंक्रीज़ किया तो 1.1x हुआ। इसको फर्दर यहाँ पे 10% से इंक्रीज़ किया, यहाँ पे 20% से इंक्रीज़ किया, मतलब 1.2 इंटू 1.1x, तो ये मेरा हो जाएगा 1.32x। ठीक है, इफ़ द लास्ट इंक्रीज प्राइस वाज रुपीज़ 33, द ओरिजिनल प्राइस वाज। ठीक है, अब कह रहा है 1.32x, इसकी वैल्यू कह रहा है कि फाइनली जब आपने इंक्रीज़ किया ना लास्ट में तो वो 33 वैल्यू निकल के आई। तो इनिशियल वैल्यू क्या थी, मतलब x की वैल्यू पूछ रहा है 33, तो यहाँ पे x की वैल्यू पूछ रहा है 33 बाई 1.32, इसको करना पड़ेगा 3300 बाई 132। ठीक है, इसको यार ऐसे ब्रेक कर दो, 3300 है ना 132। कई बार ऐसे ऐसे टेक्निक्स भी लगाने होते हैं अगर जल्दी सॉल्व करना है तो। इसको आप ऐसे कर लो कि 12 इंटू 11 कर लो। ठीक, तो 11 से इसको काटोगे ना तो ये 300 आएगा, है ना, 3 हाँ 300 आएगा, और 300 को 12 से डिवाइड करोगे ना तो ये निकल के आएगा 25। तो मेरा आंसर होगा ए 25। ठीक है, कई बार थोड़ा सा मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाओ इधर उधर, इसको कैसे भी मतलब सॉल्व करना है। ये ट्रिक्स तभी काम आएंगी जब आपने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, जब आपका मतलब प्रैक्टिस इतनी अच्छी होगी कि आप ये सब चीज़ें एग्ज़ाम के टाइम पे सोच पाओ। ठीक है, अच्छे क्वेश्चंस थे यार, आज हमने जो क्वेश्चंस किए अच्छे क्वेश्चंस थे।
आई होप आपने भी इन्जॉय किया होगा। मेरे को तो बहुत बढ़िया लगा ये सारे क्वेश्चंस करके। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं खुद से सॉल्व करिए। उसके अलावा जो स्टैंडर्ड बुक्स आप रेफ़र कर रहे हैं एग्जामिनेशंस वगैरह के लिए, उनको रेफ़र करिए, उनको अच्छे से सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, या 6 से 8 महीने का बात है, अगर आप खुद को रगड़ लिए ना, मतलब डिपेंड करता है कौन से एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, पर आई थिंक कोई इंजीनियरिंग या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन अगर कोई 8-9 महीने 10 महीने भी अच्छे से पढ़े ना, तो इट इज़ डूएबल। ऐसा कुछ है ही नहीं कि नहीं किया जा सकता। थोड़ा डिसिप्लिन, थोड़ा सा मेहनत, प्रॉपर मतलब टाइम पे टेस्ट सीरीज लगाना, प्रॉपर टाइम पे रिवीजन करना, ये सारी चीज़ें अगर कोई करता है तो ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जो नहीं निकल सकता। ठीक, तो एसएससी वगैरह तो बहुत ही छोटा सिलेबस होता है यार, 3-4 सब्जेक्ट्स होते हैं। आई थिंक इंग्लिश होता है, एप्टीट्यूड होता है, रीजनिंग होता है, और एक आई थिंक जनरल नॉलेज होता है। ये तो 3-4 महीने में कोई भी कर सकता है, अगर वो प्रॉपरली डेली 6 से 8 घंटे भी पढ़ता है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो आप टाइम दो, लिमिटेड रिसोर्सेस रखो, 1-2-3 बुक्स फॉलो करो बस, उससे ज़्यादा नहीं। ये नहीं कि पूरे समुंदर खंगारे, मतलब हर जगह गए, हर किताब देख ली, ऐसे नहीं। 2-3 सोर्सेस रखो, उसको प्रॉपरली फॉलो करो। ठीक है, मतलब सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। जो क्वेश्चंस हो गए उसको तो ठीक है, टिक मार दो, पर जो सवाल नहीं हुए ना, उनको दोबारा जाओ, उनको फिर से सॉल्व करो। क्यों सॉल्व नहीं हुआ उसको मार्क करो। अगली बार सॉल्व करोगे तो उसको दोबारा से सॉल्व करो। एक सवाल मतलब इस तरह से कर लो कि मतलब एग्ज़ाम में दिखते ही, मतलब आपका बिना दिमाग लगाए आपका पेन ही, मतलब इस तरह की मसल मेमोरी बिल्ड हो जानी चाहिए कि आपका हाथ ही अपने आप सॉल्व कर दे, दिमाग लगाने की ज़रूरत ही ना हो। ठीक है, दिमाग बस गाइड करे कि अच्छा ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, बस ऐसा होना चाहिए। ये तब हो पाएगा जब आप जेन्युइनली प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक, तो इस पे ध्यान दो। बाकी ये वीडियो काफ़ी लंबा तो खैर ठीक ठाक हुआ है। आई होप आपने कुछ सीखा होगा इस वीडियो से। अगले वीडियो में मिलेंगे और कुछ या तो नए टॉपिक के साथ या और कुछ क्वालिटी क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।